हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वह है वेव यानी तरंग। तरंग से लगभग आपको 50 क्वेश्चंस करवाया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जितने भी हैं टोटल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और यही क्वेश्चन जो है आपके आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100% आने की संभावना होगी। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम जो होती है वो बैगनी की होती है। किसकी होती है? बैगनी की। जैसे आप लोग को पता होगा कि इसका क्या होता है ट्रिक, भी बेजोड़, VIBGYOR बेजोड़, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर जो रेड, यहाँ पर रेड का क्या होता है तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और ऊपर जो वायलेट है यानी बैगनी इसको कहते हैं हिंदी में, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता क्या नहीं है? तो तरंग की विशेषता तरंग दैर्घ्य भी होती है, आवृत्ति भी होती है, आयाम भी होता है, बस माध्यम नहीं होता है। जिसकी विशेषता क्या नहीं होगा? माध्यम नहीं होगा। ये आंसर ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? जैसे आपको पता है कि आवृत्ति को कैसे दिखाया जाता है। आवृत्ति जो दिखाया जाता है एन के द्वारा दिखाया जाता है और आवृत्ति जो होता है वो लेमडा के क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। लेमडा पर क्या हो, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य हो गया। तो आवृत्ति जो होता है वो तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है। यदि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो लेमडा क्या होगा? घटेगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगी, घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या करना है? विद्युत चुम्बकीय तरंग को मिलाना है। देखिए रेडियो तरंग का उपयोग कहाँ होता है? रेडियो तरंग का जो उपयोग होता है सेलुलर फ़ोन में होता है। किस में होता है? सेलुलर फ़ोन में। सेलुलर फ़ोन के अलावा भी यूज होता है, रेडियो में होता है, टीवी के तरंग संचरण में भी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या है? रेडियो तरंग का क्या हो जाए? यहाँ पे सेलुलर फ़ोन हो जाए। यहाँ पे सूक्ष्म तरंग का उपयोग होता है रडार में। सूक्ष्म तरंग का किस में उपयोग होता है? ये रडार में होता है, ठीक ना। अवरक्त किरणों की यदि बात करते हैं, अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है रिमोट कंट्रोल में, ठीक ना, और रोगियों की सिकाई में किया जाता है। तो अवरक्त किरणों का उपयोग किस में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अवरक्त किरणों का उपयोग जो हो जाए पे कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में और जो गामा किरण है, गामा किरणों का उपयोग होता है, देखिए पी का हो जाएगा, तीसरा सेलुलर फोन हो जाएगा, अब क्यू का हो जाएगा सूक्ष्म तरंग का उपयोग हो जाएगा पे बीमा नेविगेशन में। सूक्ष्म तरंग किस में होगा? बीमा नेविगेशन में हो जाएगा। और अवरक्त किरणों का उपयोग होता है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स रिमोट स्विच में। और गामा किरणों का उपयोग होता है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की दवा में, ठीक ना। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा की क्या होती है? देखिए तरंग दो प्रकार का, अनुप्रस्थ में जो होता है, अनुप्रस्थ की यदि हम बात करते तो उसमें जो कण संचरण की दिशा जो होती हैं वो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर समांतर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे समांतर हो जाएगा, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा के क्या होता है? समांतर कंपन करते हैं। और अनुप्रस्थ में क्या होता है? कण जो संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा का समांतर गति करते हैं? तो किस में करते हैं? अनुदैर्घ्य में करते हैं। किस में? अनुदैर्घ्य में। और लंबवत के गति किस में होगा? अनुप्रस्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब क्या हो? विरलीकरण तब होता है जब हवा का दाब क्या कम होता है, निम्न होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जब वायु दाब क्या होता है? संपीड़न मतलब क्या होता है? जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहे, ठीक ना। तो यहाँ संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पे वायु का दाब क्या होता है? उच्च होता है। लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव में घिरी हुई है जिसका तरंग 125 मीटर, चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर से नाव को हिलने की आवृत्ति क्या होती है?
जैसे आप लोगों को पता है वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है एन लेमडा होता है, वी बराबर क्या होता है एन लेमडा होता है। वी यहाँ पर दिया है कितना 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पे जो एन निकालना है और यहाँ पे जो लेमडा दिया है तरंग दैर्घ्य कितना दिया है यहाँ पे, लेमडा के यहाँ पे तरंग दैर्घ्य है, तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य का मान जो दिया है 125 दिया है, कितना दिया यहाँ पे 125 दिया है यहाँ पे, ठीक ना, गुना 125। यदि यहाँ पे 125 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 125 से भागा देना पड़ेगा, तो 25 में 125 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, और 1/5 से भागा देते 0.2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। देखते हैं फिर से क्या करता है। लंगर डालकर रोको एक नाव तरंगों से घिरी हुई है जिसका तरंग 125 मीटर न चलती नाव के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकेंड। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे अब जैसे आपको फॉर्मूला पता है, वी बराबर क्या होता है एन लेमडा होता है, वी क्या होता है वेग होता है, एन क्या आवृत्ति होता है, और लेमडा क्या होता है तरंग दैर्घ्य होता है। वी यहाँ पर है कितना, तो वी यहाँ पे है 25 मीटर यहाँ पे पर सेकेंड, और एन निकालना है यहाँ पे, और लेमडा का मान कितना है 125। 125 को इधर साइड लाएंगे तो 25/125 होगा, और यानी कि एन बराबर कितना हो जाए, एन बराबर 1/5 हो जाए, और 1 में 5 से भाग आते हैं कितना 0.2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है हम। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा। देखिए आवर्तकाल हर्ट्ज का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। फिर आवर्तकाल टी जो होता है वो आवृत्ति का क्या होता है, एन का क्या होता है उल्टा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एन आपकी एन क्या है, यहाँ पे आवृत्ति है, आवृत्ति आपको दिया है 1/50, 1/50। देखिए 1 में 50 से भागा नहीं कितना होगा 0.02 सेकेंड होगा, 0.02 सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा का लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार के तरंगों की चर्चा की गई है, यह अनुप्रस्थ हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अनुप्रस्थ हो जाएगा, क्योंकि आप कहता है कि दिशा लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करता है, ठीक ना। यहाँ क्या हो जाएगा अनुप्रस्थ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कंपन करी वस्तु के समय अंतराल कितना 0.04 सेकेंड है, तो इसका तरंग की आवृत्ति क्या होगी। जैसा आपको पता है कि समय अंतराल इनके, ठीक ना, आवर्तकाल जो होता है आवृत्ति जस्ट उल्टा होता है। तो एन बराबर क्या होता है 1/, क्या होता है टी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आपको टी दिया है, यहाँ पे 1/t कितना 0 पॉइंट यहाँ पे 04 है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ से हटाएंगे कितना आप 2 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, या 25 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। कंपन करी वस्तु को समांतराल 0, जस्ट वही क्वेश्चन है, देखते आगे। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होते हैं। सवाल में कहता है यहाँ पे किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती हैं, वो अनुदैर्घ्य होती हैं। क्या होती हैं यहाँ पे, अनुदैर्घ्य होती हैं, ठीक ना। जबकि पानी में जो लहर बनता है, जो समुद्र की सतह पर जो लहर बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है अनुप्रस्थ बनता है। लेकिन यहाँ पर कहता है विस्फोट के कारण, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है, वो होते हैं अनुदैर्घ्य होती हैं। विस्फोट का मतलब कैसे, जैसे भूकंप हो गया, कोई विस्फोट दूसरा हुआ, इसके वजह से जो लहर जो बनेगा यहाँ पे समुद्र के तल पर लहर, वो कैसा बनेगा, अनुदैर्घ्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। क्योंकि कौन से एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग इसमें नहीं है। देखिए प्रकाश तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, रेडियो तरंग, ये सब क्या अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि तरंग क्या अनुप्रस्थ तरंग ये नहीं है। आंसर क्या हो यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। लंगर डालकर रोकी नाव, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। अच्छा फिर भी देख लेते हैं। जिसकी ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है, तरंग के ऊपरी सिरा का वेग 25 मीटर, नाव को हिलने की आवृत्ति क्या होगी। जैसे आपको पता है वी बराबर क्या होता है एन लेमडा होता है, वी बराबर क्या होता है एन लेमडा होता है, यानी एन बराबर क्या होता है वी लेमडा हो जाए यहाँ पे, ठीक ना। तो वी यहाँ पर है कितना, तो वी यहाँ पर कितना, वेग कितना 25 है, और लेमडा कितना यहाँ पे, लेमडा में 100 है, 25 में 100 से भागा देंगे कितना हो जाएगा। देखिए 25 में यहाँ पे आप 100 से भागा 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा। आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। इसे अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलन प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तरंग दैर्घ्य कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल होता है। संपीड़न विरलन जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग में होता है। किस में होता है, अनुदैर्घ्य तरंग में होता है, ठीक ना। देखिए संपीड़न विरलन किस में होता है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है।
संपीड़न में बेलन जो होता है प्रतीक किस में से होता है, अनुदैर्घ्य तरंग में होता है। ऑप्शन ए हो जाए यहाँ पे। और वही शीर्ष और गर्त कहेगा तो किस में होगा, अनुप्रस्थ तरंग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक तरंग का वेग v आवृत्ति एफ और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है तो संबंध क्या होगा। जैसे आप लोग पता है v बराबर क्या होता है, n लैम्डा होता है। तो यहाँ पर आवृत्ति को यहाँ पे n से नहीं f से दिखाया गया तो f यहाँ पर हो जाएगा और लैम्डा को यहाँ पे तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाया। ठीक है, v यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे v बराबर हो जाएगा f गुना लैम्डा हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे f गुना लैम्डा। ठीक ना, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या चलेगा, ऑप्शन बी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध होता है। आवृत्ति कालावधि जो होता है, कालावधि मतलब क्या हो गया, आवर्त काल हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा रिलेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, उल्टा रिलेशन होता है। तो क्या हो जाए यहाँ पे, ये हो जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/μ हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे आवृत्ति को यहाँ पे म्यू से दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक माध्यमिक ध्वनि तरंग दैर्घ्य कितनी है, जैसे आवृत्ति 840 हर्ट्ज गति इतना है। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, v बराबर क्या होता है यहाँ पे, v बटे n होता है। तो v है यहाँ पे कितना, v कितना 380 है। ठीक ना, और यहाँ पे n कितना, n यहाँ पे 840 है। तो 380 में यहाँ पे भागा दीजिएगा कितना से 840, तो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपके पास 0.45 हो जाएगा। ठीक ना, 0. कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो यहाँ पे, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में 10 है। तरंग लंबाई को कैसे दिखाया जाएगा, तरंग लंबाई को जो दिखाया जाता है लैम्डा के द्वारा दिखाया, किसके द्वारा दिखाया जाता है, लैम्डा के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या कहते हैं। कौन सा कहता है ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। ठीक ना, तो ध्वनि दोनों प्रस्थ नहीं, ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि प्रकाश क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी चलेगा। यहाँ पे ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य, प्रस्थ की क्या है, अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की आवृत्ति का वर्णन प्रकृति वर्णन नहीं करती है। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति वर्णन नहीं करती है। क्या हो जाए यहाँ पे, ए ऊंचाई। देखिए तरंग गति, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, ये सब क्या है, तरंग का वर्णन करता है, तरंग का गुण है सब, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई ये गुण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देखते हैं। ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड गति से यात्रा करती है, यदि इसके 1.5 सेंटीमीटर, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। जैसे कि आपको आवृत्ति एन वर्ग क्या होता है, v बटे लैम्डा होता है यहाँ। ठीक ना, तो v यहाँ पर है कितना 339 है। ठीक ना, और तरंग दैर्घ्य कितना पे, तरंग दैर्घ्य जो यहाँ पर दिया हुआ 1.5 दिया है यहाँ पे, और इससे भागा आप दीजिएगा, यानी कि 339 में 1.5 से भागा दीजिएगा। तो यहाँ तो एक यहाँ पे सवाल क्या करते हैं, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है, ऊपर में क्या मीटर में है, तो हमको सेंटीमीटर जिसको मीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, तब तो हमको यहाँ पे 1.5 को 100 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर ये पलटेगा, इसको सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाए 22,600 हर्ट्ज हो जाए। कितना 22,600 हर्ट्ज हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। ध्वनि तरंग गति 700 मीटर पर सेकंड, ध्वनि तरंगों 7 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ये आपको सवाल में कहता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय पर क्या होता है, टाइम होता है, समय दूरी बटे चाल होता है। ठीक ना, तो दूरी है कितना पे 7 किलोमीटर है। ठीक ना, लेकिन 7 तो किलोमीटर में है। अच्छा, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, चाल तो मीटर पर सेकंड में है, बट यहाँ पे जो दूरी दिया है 7 किलोमीटर में है। किलोमीटर यदि मीटर में करेंगे तो हमको 3 जीरो बैठाना पड़ेगा, जैसे 7000 होगा। और यहाँ पर दिया है कितना, चाल कितना 700 दिया है, इससे भागा दीजिएगा आप लोग, तो कितना यहाँ पे 10 सेकंड आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है कि इस दोनों तरह की आवृत्ति भी है, आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच जो संबंध होता है उल्टा संबंध होता है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे एन बराबर क्या होगा 1/t होगा। कितना 1/t होगा ये। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं हम। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तरंग दैर्घ्य आवृत्ति क्या होता है। देखिए आवृत्ति और ये तरंग दैर्घ्य जो होता है एक दूसरे को उल्टा होता है यहाँ पे, तो आवृत्ति दुगुना होगा, आवृत्ति दुगुना तरंग दैर्घ्य क्या आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या चलेगा यहाँ पर, डी होगा। उल्टा है ना, उल्टा में होके करता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ठीक है, एक दुगुना दूसरा आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है।
यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो उसके तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। कैसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो यहाँ दो क्रमिक शीर्ष के बीच का दूरी, जैसे आप लोग पता है कि दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी ही क्या कहलाता है? ठीक ना, दो लगातार शीर्षों के बीच का दूरी ही क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। तो शीर्ष का बीच का दूरी कितना है? एल है, तो तरंगदैर्घ्य भी क्या हो यहाँ पे? एल होगा। ठीक ना, जैसे आपको पता है तरंग इस तरह से चलता है यहाँ पे इस तरह से, तो ऊपर वाला भाग जो क्या होता है, ये वाला भाग जो देख रहे हैं क्या होता है? शीर्ष होता है, ये भी शीर्ष होता है। और ये दोनों के बीच का दूरी क्या कहलाता है? लैम्ब्डा कहलाता है। तो ऑप्शन डी हो जाए यहाँ पे। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती हैं, किसके द्वारा बढ़ती हैं? तो आयाम बढ़ने से क्या बढ़ती है? रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से क्या होते हैं? बढ़ती हैं। ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। किसी माध्यमिक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करते हैं, तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, तरंगदैर्घ्य की क्या होगी? आवृत्ति क्या होगी? ये आपको सवाल में कहा रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आवृत्ति की परिभाषा क्या है? आवृत्ति की परिभाषा ये कहता है कि 1 सेकंड में कितना कंपन होता है। एक सेकंड में जितना कंपन पूरा होता है वही क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आवृत्ति कहलाता है। समझे बात को? 1 सेकंड में जितना कंपन पूरा होता है वो क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है यहाँ पे। ठीक ना, तो 2.5 सेकंड में 40 2.5 सेकंड में 40 कंपन है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में कितना होगा? 40/2.5 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 जीरो और हो जाएगा। 2500 का 100 और फिर गुना 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा। कितना पे? 16 हर्ट्ज हो जाएगा। आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, एक वेव क्यों निकाले? क्योंकि 1 सेकंड में जितना कंपन पूरा करते वही क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। 2.5 में 40, 1 सेकंड में कितना? 16 हो जाए यहाँ पे। ठीक ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये तो आपका क्या हो? तरंग की विशेषता कहलाएगा। समझे बात को? ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? ये तो तरंग का विशेषता होना चाहिए। ठीक ना, तरंग की क्या हो यहाँ पे? विशेषता है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तरंग का जो आयाम होता है, तरंग का आयाम होती है माध्यम के तरंग की एक समय अवधि की तरंग द्वारा, इसका आंसर क्या? बी नंबर हो जाएगा। माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। ठीक है, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान, आयाम क्या होता है? महत्तम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक ना, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे मध्य स्थिति है। मध्य स्थिति के ऊपर नीचे जितना विस्थापित होता है वही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक ना, तो इस जगह से देखिए यहाँ इस लाइन से ऊपर जितना विस्थापित हुआ क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। या नीचे जितना विस्थापित हुआ क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक ना, बट ऊपर जाएगा तो प्लस आयाम होगा, नीचे होगा तो क्या पे? माइनस आयाम होगा। ठीक, ऊपर वाले क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है, नीचे वाले क्या करता है? गर्त कहलाता है। ठीक, ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? बी यहाँ पे। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर, क्रेस्ट और 40 गर्त बनते हैं, तरंग की आवृत्ति ज्ञात करो। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर, क्रेस्ट और 40 गर्त बनते हैं, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? आपका ये सवाल दिया हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पे आवृत्ति यहाँ पे कह रहा है, तो जैसे कि आप लोग पता है कि आवृत्ति और होता है क्या? आवृत्ति और जो होता है यहाँ पे 0.3 सेकंड में कितना? 40 शिखर है, तो आवृत्ति क्या? 1 सेकंड में जितना कंपन होता है एक, ठीक ना, वही क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। यहाँ पे 40 शिखर 40 गर्त है, तो आपको जैसे पता है कि एक शिखर और एक गर्त मिला के एक होता है कंपन। ठीक ना, एक गर्त, ठीक ना, एक गर्त और एक शीर्ष मिला के क्या होता है? एक कंपन होता है। जैसे यहाँ पे आपका इस तरह से यह कंपन है यहाँ पे। ठीक ना, तो ये क्या? शीर्ष कहलाता है, ये क्या कहलाता है? यहाँ पे गर्त कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे पूरे यहाँ पे, ठीक है, पूरे यहाँ पे एक शीर्ष गया, अब फिर यहाँ पे गर्त गया, तो दोनों मिला के क्या होता है? एक कंपन होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे 40 शिखर 40 गर्त है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि टोटल मिला के 80 नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक शिखर और एक गर्त दोनों मिला के क्या होता है? एक आवृत्ति होता है यहाँ पे। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, तो 40 शिखर 40 गर्त है, तो आवृत्ति कितना होगा? 40 आवृत्ति होगा। लेकिन होता है 40 आवृत्ति किस में? 0.3 सेकंड में। किस में होता है? 0.3 सेकंड में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पर सेकंड जितना कंपन होता है वही क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। हमको 1 सेकंड का निकालना है, तो 0.3 सेकंड में कितना है? 40 है। ठीक ना, कंपन यानी आवृत्ति, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में कितना? 40 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 बटे 0.3 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे कितना?
एक तो जीरो और जगह, ये लगभग 133.33 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन सी चलेगा यहाँ पे। आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। हर आवृत्ति किस में दिखाया जाता है? हर्ट्ज में दिखाया जाता है। ऑप्शन डी चलेगा यहाँ पे। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? वो संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे? संपीड़न। और कम घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाएगा? विरलन कहलाएगा। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी क्या एल है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? श्रृंग और क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी क्या कहलाती? एल है तो तरंगदैर्घ्य 2L होगी। यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे ये 2L होगी। ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे कहा क्या रहे, यहाँ पे एक श्रृंग और क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी, यहाँ पे जैसे आपको पता है यहाँ पे इस तरह हम बनाते हैं वेव को। देखिए ये शीर्ष से शीर्ष का बीच का दूरी क्या कहलाता है? शीर्ष से शीर्ष का बीच की दूरी कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। और आपको दूरी यहाँ पर दिया है किसका? यहाँ पे शीर्ष और क्रमागत गर्त, ये शीर्ष दिया और यहाँ पर क्रमागत जो गर्त है इसके बाद, क्रमागत मतलब क्या हो? जस्ट इसके बाद बोला, इसके बीच का दूरी क्या दिया है? इसके बीच का दूरी एल दिया है। इसका मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक क्या एल हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? एल होगा। और हमारा यही दूरी क्या कहलाता है? ये दूरी कहलाता है यहाँ पे तरंगदैर्घ्य कहलाता है। तो ये एल और एल मिलके कितना हो गया? 12 हो गया। किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सबसे सर्वाधिक लंबी होती हैं? देखिए आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन आपका हर्ट्ज में दिया है, यानी आवृत्ति दिया है, तो आपको पता है कि तरंगदैर्घ्य जो होता है और तरंगदैर्घ्य जो और आवृत्ति जो एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका आवृत्ति सबसे कम होगा। तो देखिए सबसे आवृत्ति सबसे कम किसका है? तो ऑप्शन ए का 100 हर्ट्ज बोला, तो जौन सा आवृत्ति कम बोला वो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए चलेगा यहाँ पे। एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें यहाँ पे। ठीक ना। तो यहाँ पे एक स्रोत 0.4 सेकंड में 0.4 सेकंड में कितना है? 20 शिखर हैं। ठीक है, शिखर और गर्त हैं। तो तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति निकालना है। जैसे आप लोग पता है कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर जो होता है यहाँ पे, आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना कंपन पूरा करता है। ठीक ना। यहाँ पे तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे 0.4 सेकंड में कितना कंपन है? 20 को तरंग और 20 को शिखर है। इसका मतलब 20 को कंपन हुआ। ठीक ना। तो जैसा वो पता है कि आवृत्ति जो होता है 1 सेकंड में जितना कंपन पूरा करता है वही आवृत्ति कहलाता है। 0.4 सेकंड 20, तो 1 सेकंड में कितना? 20/0.5, 0.4 यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे कितना? 2, 1 तो 0 यहाँ हो जाएगा, 4 5 20 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पे? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन डी। 500 हर्ट्ज आवृत्ति स्रोत 0.4 तरंगदैर्घ्य की कंपन उत्पन्न करती है। तरंग को 600 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए समय पर क्या होता है? समय पर होता है दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे दूरी तो दिया है 600 मीटर, लेकिन चाल नहीं दिया। तो चाल कैसे निकालना है? तो चाल जैसे आपको पता है यहाँ पे कि वी बराबर क्या होता है? एन लेमडा होता है। वी बराबर क्या होता है? एन लेमडा। देखिए एन कितना पे? 500 है यहाँ पे। और ठीक ना। और तरंगदैर्घ्य कितना है? 0. यहाँ पे 4 है। यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे कितना? 10 हो जाए। यहाँ पे 0 0 कैंसिल। यहाँ पे 50 गुना 4 करेंगे कितना? यहाँ पे 200 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक ना। तो देखिए 200 यहाँ पे हो जाएगा। वेग कितना होगा? 200। और समय निकला, समय क्या था? दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना? 600 दिया और चाल निकला अभी कितना? 200। 600 में 200 भागा दिए कितना? अभी 3 होगा। ये 3 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आंसर है। ठीक ना। एक तरंग के कण की गहराई का इसका क्या कहलाता है? एक तरंग के गर्त की गहराई क्या कहलाता है? इसका आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? उसको क्या कहते हैं? तरंग का समय काल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तरंग का समय काल कहते हैं। ठीक ना। ऑप्शन क्या यहाँ पे हो जाए? ऑप्शन बी हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाले तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। समय अंतराल कितना हो गए? ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा रहा है समय अंतराल मतलब क्या होता है? टी से दर्शाया जाता है। और टी जो होता है वो टी जस्ट उल्टा होता है किसका? आवृत्ति का होता है उल्टा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/λ हो जाएगा। यहाँ 1/, यहाँ पे एन हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे एन में आवृत्ति है कितना, यहाँ पे 20 है तो 1/20, 1 में 20 से भागा दें 0 पॉइंट कितना पे 05 होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करता है। डॉक्टरों तक ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु तो हवाई अड्डों में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है बताइए। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरे। डॉक्टर द्वारा किसका प्रयोग होता है, एक्सरे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करते हैं हम। इंफ्रारेड किरणें क्या है, इंफ्रारेड किरणें जो होती है वो क्या होती है, ये जो इंफ्रारेड जो रे है ये क्या हो जाए, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है ना, क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, सारे तरंगे ये जो देख रहे हैं ये किरणें ये सब क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो यहाँ पे इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें बोलते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग हो। यहाँ पे किस विद्युत चुम्बकीय तरंग सबसे कम होती हैं। ठीक ना, यहाँ पर कहता है किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, वो सबसे कम होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरण। इसका आंसर क्या हो जाए पे गामा का हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करते हैं। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, परावैंगनिक किरण, परावैंगनिक विकिरण। तो कौन सा किसी ध्वनिक तरंग के प्रतीक का समय किया गया दोलनों की संख्या कहलाता है। दोलनों की संख्या क्या कहलाता है, दोलन की संख्या जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, प्रति इकाई समय में 1 सेकंड में जितना दोलन पूरा करता है वो क्या करता है, आवृत्ति कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति भी और तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध होता है। तो जैसे आप लोग को पता है भी बराबर क्या होता है, एन लैम्डा। क्या होता है यहाँ पे, एन लैम्डा होता है। तो ऑप्शन क्या चलेगा यहाँ पे, ऑप्शन सी चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होनी चाहिए। ध्वनि के संचरण के लिए कैसा माध्यम होना चाहिए, इसमें ठोस द्रव, ध्वनि चलता है ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है, गैसों में चलता है। तो इनमें से क्या हो जाए, सभी आंसर हो जाए। क्या हो जाए यहाँ पे, सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, इस तरह से आपको 50 क्वेश्चन करवाया गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।